हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम आपका क्लास 8 का जो आपका एसएसटी यानी कि सोशल साइंस का ये सैंपल पेपर है, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे आज के इस वीडियो में। और इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही मीडियम में मैं आपको इसका सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, ये रहा हमारा इंग्लिश मीडियम में सैंपल पेपर और ये है हमारा यहाँ पर हिंदी मीडियम में। ठीक है, तो चलो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। और इस वीडियो में ये जो सैंपल पेपर है हमारा, इसका जो एमसीक्यू एंड जो मैप वाला क्वेश्चन है उसको हम करेंगे इस वीडियो में, इस सैंपल पेपर का। ठीक है, यानी कि एमसीक्यू को करेंगे और जो हमारा मैप वाला क्वेश्चन है उसको हम इस वीडियो में इस सैंपल पेपर का करेंगे। तो चलो अब शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पर कुछ हमें सामान्य निर्देश दिया गया है, तो इन सामान्य निर्देश को आप वीडियो को पॉज करके पूरा अच्छे से रीड कर सकते हो। ठीक है, बाकी का हमारा ये रहा, यहाँ तक है, टोटल 10 पॉइंट्स में दिया हुआ है। ऐसे ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में भी है, इसे आप देख सकते हो। ये रहा पूरा हमारा, ये आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके पूरा रीड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर है हमारा। अब सबसे पहले हम इसके क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है खंड क का, इसमें ना जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में, टोटल 15 क्वेश्चंस दिए गए हैं और सारे के सारे एमसीक्यू हैं। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है, यानी कि 1 नंबर अगर आप सही करते हो तो आपके दिलाए जाएंगे, यानी कि 1 नंबर आपको एक क्वेश्चन दिलाएगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की एक विशेषता है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। देखो, पहला है संघवाद, दूसरा है तानाशाही, तीसरा है राजतंत्र और चौथा है राजकीय धर्म। ठीक है, तो इसका ना हमारा ये ए ऑप्शन जो है संघवाद, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो इंग्लिश मीडियम में ये रहा हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फेडरलिज्म जो है ना, ये हमारा इन चारों में से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है। फेडरलिज्म यानी कि संघवाद का मतलब क्या होता है। देखो, किसी भी कंट्री में, किसी भी देश में अगर एक से ज्यादा लेवल की, यानी कि एक से ज्यादा स्तर की जो सरकार होती है, जो गवर्नमेंट होती है, तो उसमें हमारा फेडरलिज्म होता है। उसी को फेडरलिज्म यानी कि संघवाद बोलते हैं। जैसे कि इंडिया की बात करें हम, तो इंडिया में एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी होता है ना, और इसके अलावा एक स्टेट गवर्नमेंट भी होता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी होता है, स्टेट गवर्नमेंट भी होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अभी आपको पता होगा किसका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट अगर हम बात करें, दिल्ली में अभी के समय में जो नया चीफ मिनिस्टर बनी है, यानी कि मुख्यमंत्री, उनका नाम है रेखा गुप्ता। तो इस तरह से किसी भी कंट्री में अगर एक से ज्यादा लेवल की जो गवर्नमेंट होती है, उसे हम क्या कहते हैं, फेडरलिज्म कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया ये अच्छे से। इसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में बोला है कि हु प्रिसाइड्स ओवर द राज्यसभा। ये रहा हमारा हिंदी मीडियम में, क्या है हमारा कि राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है। तो राज्यसभा की अध्यक्षता हमेशा आपको पता होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति यानी कि जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है वो करता है। ठीक है, अगर आपको ये भी पूछा जाएगा पेपर में क्वेश्चन कि जो लोकसभा होता है, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा स्पीकर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद हमारा है नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, भारत में 200 रुपए का नोट जारी होना चाहिए अथवा नहीं, इस विषय पर निर्णय लेने का अधिकार किस सरकार के पास है। देखो इंग्लिश मीडियम में हमारा ये रहा क्वेश्चन कि which government has the authority to decide whether note of 200 rupees denomination should be issued in India or not। तो किसके पास ये अधिकार होता है, किसके पास ये अथॉरिटी होता है कि जो 200 रुपए का नोट है वो चलाए जाने चाहिए या फिर नहीं। ठीक है, यानी कि जो हमारा 200 रुपए का नोट है वो जारी होना चाहिए या फिर नहीं, इसका निर्णय लेने का जो अधिकार है, जो अथॉरिटी हो, किसके पास होना चाहिए, तो किस सरकार के पास। देखो ये होना चाहिए, यानी कि ये होता है केंद्र सरकार के पास। अभी जैसे कि आपको पता होगा हाल फिलहाल में ही कि डीमोनेटाइजेशन हुआ था इंडिया में। ठीक है, तो जैसे कि 2000 रुपए के नोट आए थे नए, इसके अलावा 500 रुपए के भी नए नोट आए थे, और पुराने जो 1000 के नोट थे और जो 500 के नोट थे उनको बंद कर दिया गया था। तो ये सारा जो फैसला है
वो किसने लिया था? केंद्र सरकार ने, है ना, यानी कि मोदी जी ने ये सारा फैसला लिया था। तो इसीलिए केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अनुज बीइंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टेट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम वर्किंग इन अनदर स्टेट विच फंडामेंटल राइट ऑफ अनुज इज बीइंग वायलेटेड। देखो हिंदी मीडियम में इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। अनुज को एक विशेष राज्य का होने के कारण दूसरे राज्य में कार्य करने से रोका जाता है। बताइए अनुज के किस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है? तो अनुज का जो स्वतंत्रता का अधिकार है यानी कि राइट टू फ्रीडम, ये रहा हमारा राइट टू फ्रीडम, तो इसका वायलेशन हो रहा है, यानी कि इस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है अनुज के। क्योंकि स्वतंत्रता के जो मौलिक अधिकार है ना, इसके अनुसार, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हम एक राज्य से दूसरे राज्य में काम करने के लिए हम जा सकते हैं। ठीक है, ये स्वतंत्रता होती है। ये हमारा जो स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है ये हमें प्रदान करता है ये वाला अधिकार कि हम एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना किसी रोक टोक के अपनी मर्जी से काम करने के लिए या फिर किसी भी काम के लिए घूमने के लिए भी हम जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अनुज को रोका जा रहा है एक राज्य से दूसरे राज्य में काम करने से, तो इसीलिए उसके स्वतंत्रता का जो अधिकार है यानी कि राइट टू फ्रीडम का जो ये हमारा राइट टू फ्रीडम का जो फंडामेंटल राइट है इसका वायलेशन हो रहा है। ठीक है, इसीलिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द जुडिशरी? तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ये होता है, जुडिशियल रिव्यू ये भी होता है, एंड एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ये भी होता है, यानी कि तीनों ही करेक्ट है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये रहा डी ऑप्शन में, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखो हिंदी मीडियम में एक बार पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या न्यायपालिका का कार्य है? विवादों का निपटारा ये भी कार्य होता है, न्यायिक समीक्षा ये भी कार्य होता है, और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन ये भी होता है। तो इसीलिए डी ऑप्शन करेक्ट था। एक बार ये समझा देता हूं मैं आपको, न्यायिक समीक्षा क्या होता है। क्या पता आपके पेपर में इससे 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाए कि न्यायिक समीक्षा की परिभाषा बताइए या फिर न्यायिक समीक्षा को परिभाषित कीजिए या फिर इसका क्या अर्थ है, इस तरह से बन सकता है। तो देखो न्यायिक समीक्षा क्या होता है, ये ना एक तरह का शक्ति यानी एक तरह का पावर प्रदान करता है किसको? न्यायपालिका को, कोर्ट को। ठीक है, इस पावर के अकॉर्डिंग यानी कि इस पावर का यूज करके जो न्यायपालिका है वो क्या करती है कि जैसे कोई भी कानून बना, कोई भी लॉ बना, वो लॉ अगर न्यायपालिका को लगता है कि संविधान के अकॉर्डिंग नहीं बना है यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, ठीक है, तो इसीलिए उस कानून को लागू होने से न्यायपालिका रोक सकती है। ठीक है, तो ये जो अधिकार ये जो शक्ति देता है, ये जो पावर देता है वो न्यायिक समीक्षा देता है, इसी को न्यायिक समीक्षा बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, ये रहा। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स अनटचेबिलिटी? तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कौन से आर्टिकल में जो अनटचेबिलिटी है उसको प्रोहिबिट यानी कि रोकता है? तो ये आर्टिकल नंबर 17 में। ठीक है, यानी कि इसका जो है हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये रहा हमारा हिंदी मीडियम में, इसको भी हम पढ़ लेते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का निषेध करता है? तो अनुच्छेद 17। एक बार आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना कि अनुच्छेद 15 में क्या है, अनुच्छेद 15 में क्या है मेन। ठीक है, कमेंट करके बताना, मैं भी देखूं आपको कितना पता है हमारे संविधान के बारे में, अनुच्छेद के बारे में। ठीक है, तो 6 का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। माझा प्रवास पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये आपको पता होगा, विष्णु भट्ट गोडसे ये थे, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये रहा हमारा इंग्लिश मीडियम में, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक माझा प्रवास? तो विष्णु भट्ट गोडसे। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है, हु वॉज द रीजन, व्हाट वॉज द रीजन ऑफ द डिफीट ऑफ नवाब सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ पलासी? तो जो बैटल ऑफ पलासी था उसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी, क्यों, क्या रीजन था? तो आपको पता होगा इसका रीजन ये था
कि ये रहा डिस्ट्रस्ट ऑफ नवाब सिराजुद्दौला ऑन हिज कमांडर मीर जाफर। मीर जाफर ने क्या किया था कि नवाब सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात कर दिया था, डिस्ट्रस्ट कर दिया था, ठीक है, एक तरह से धोखा दे दिया था। तो ये रहा हमारा प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला की हार का क्या कारण था। तो नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति जो था मीर जाफर, उसने अविश्वास किया था, विश्वासघात किया था, ठीक है, तो यही हार का कारण था। इसके बाद 9th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनका संबंध एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना से है। तो आपने पढ़ा होगा कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने करी थी, किन लोगों ने मिलकर की थी। तो एक तो विलियम जोन्स था इसमें, दूसरा नेथेनियल हॉलहेड था, तीसरा हेनरी थॉमस कोलब्रुक था। विलियम एडम का इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये रहा हमारा सी ऑप्शन में, ठीक है। तो 9th का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हो, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द फाउंडेशन ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, विलियम जोन्स, नेथेनियल हॉलहेड एंड हेनरी थॉमस कोलब्रुक, ठीक है, इसीलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ईयर डिड लॉर्ड कर्जन पार्टीशन बंगाल। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 में, ठीक है, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, आपको पता होगा। ये रहा हमारा 1905। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया, तो 1905, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है कि 1905 में जो बंगाल का विभाजन किया गया था उसमें मुख्य जो हाथ था वो किसका था, ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने किया था इसका। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा ये रहा, बादशाह, यहां पर बहादुर शाह जफर ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष किस जेल में बिताए थे, किस जेल में व्यतीत किए। तो रंगून जेल में। रंगून कहां पर है, ये म्यांमार में है, म्यांमार का एक शहर है, सिटी है, ठीक है। तो म्यांमार में भेज दिया गया था, अंग्रेजों ने भेज दिया था बहादुर शाह जफर को, ठीक है। तो इसी तरह से इसका इंग्लिश मीडियम में देख लो, इन विच प्रिजन डिड बहादुर शाह जफर स्पेंड द लास्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ। तो रंगून जेल, बी ऑप्शन इसका करेक्ट था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री इन बंगाल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1651 एट द बैंक ऑफ द रिवर डैश। तो जो पहला इंग्लिश फैक्ट्री बंगाल में इस्टेब्लिश किया गया था 1651 में, 1651 में, वो कौन सी नदी के किनारे किया गया था। तो यहां से ना आप अंदाजा लगा के भी कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप अंदाजा लगा के भी कर सकते हो। अगर आपको इन चारों में से डायरेक्ट आंसर नहीं पता तो, एग्जैक्ट नहीं पता तो कैसे आप अंदाजा लगाओगे। देखो यहां पर बंगाल की बात आ गई, बंगाल की बात आ गई। अब आपको पता होना चाहिए कि बंगाल में कौन सी नदी बहती है। तो हमें पता है हुगली नदी बहती है, इसीलिए इसका ए ऑप्शन करेक्ट था, ठीक है। ये रहा हमारा हिंदी मीडियम में, बंगाल में पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में डैश नदी के किनारे स्थापित की, तो हुगली नदी, ठीक है। आपको इसमें यह भी याद रखना है कि पहले जो इंग्लिश फैक्ट्री स्थापित की थी अंग्रेजों ने, वो कहां की थी, बंगाल में। कब की थी, 1651 में। कौन सी नदी के किनारे की थी, हुगली नदी। तो यहां से 3 क्वेश्चन तो वैसे ही दिख रहे हैं, ठीक है। अब आपके पेपर में जरूरी नहीं है बिल्कुल भी कि ऐसा ही सेम एग्जैक्ट छप के आ जाए, इसमें से घुमा के भी पूछा जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको इसी क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बना के दे दिया, तो इसी में से उन तीनों में से जो अभी मैंने आपको बताया उसमें से ही कोई एक क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, आप प्रवास किसे कहते हैं। आप प्रवास, देखो जब एक व्यक्ति नए देश में जाता है ना, यानी कि एक देश से दूसरे देश में जाना या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना, तो उसी को हम आप प्रवास कहते हैं। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहां पर देखो इंग्लिश मीडियम में, व्हाट इज इमिग्रेशन व्हेन अ पर्सन मूव्स टू अ न्यू कंट्री, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, विच क्रॉप इज ऑल्सो कॉल्ड गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है, सुनहरा रेशा के नाम से, जूट को, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये रहा हमारा, किस फसल को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, पटसन। इंग्लिश में जूट, हिंदी में पटसन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो देखो इसमें अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। अभिकथन को पढ़ते हैं, आप इसको छोड़ना मत, इजी होता है। काफी सारे स्टूडेंट्स को ये थोड़ा टफ लगता है लेकिन इजी होता है ये।
पहले अभिकथन को पढ़ो। जल एक नवीकरणीय संसाधन है, बिल्कुल सही बात है, जल एक नवीकरणीय संसाधन ही तो है। एंड कारण में है कि पृथ्वी को जल ग्रह भी कहा जाता है, ये भी सही है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा आप सोचो कि जो ये अभिकथन हमें दिया गया है और जो ये कारण दिया है, तो क्या ये अभिकथन का ये कारण हो सकता है क्या? यानी कि ये अभिकथन क्या इसी के कारण है? ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो यहां पर पृथ्वी को जल ग्रह भी कहा जाता है, ये हमें बोला गया है, और अभिकथन है कि जल एक नवीकरणीय संसाधन है। तो जल एक नवीकरणीय संसाधन है, क्या इसका कारण है ये? यानी कि पृथ्वी को जल ग्रह भी कहा जाता है, क्या ये कारण है इसका? नहीं है। लेकिन दोनों सही हैं, लेकिन कारण जो है अभिकथन के लिए नहीं है। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है, तो इसीलिए इसमें हम बी ऑप्शन को टिक करेंगे। देखो अभिकथन एवं कारण दोनों सही है, परंतु कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है, तो इसीलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये रहा हमारा इंग्लिश मीडियम में। असर्शन में दिया वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स, एंड रीजन में है अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड द वाटर प्लैनेट। इसका बी ऑप्शन करेक्ट था, क्योंकि ये दोनों असर्शन एंड रीजन करेक्ट हैं, लेकिन रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। इसके बाद यहां पर हमारा देखो सेक्शन बी शुरू हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 से। तो अभी मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही कि हम सिर्फ सैंपल पेपर का एमसीक्यू एंड मैप वाले क्वेश्चन को ही करेंगे, ये अभी के लिए हम नहीं कर रहे हैं, अभी के लिए इसको हम स्किप कर रहे हैं। एक बार देख लो किस टाइप के क्वेश्चन ये आए हुए हैं। ये सेक्शन बी में जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, ये सारे 2 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हिंदी मीडियम में भी यहाँ पर है, ये पूरा है क्वेश्चन नंबर 2, ये 3, ये 4, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर खंड ग यानी कि सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू हो जाता है। इसमें सारे क्वेश्चंस 3 मार्क्स के हैं। ठीक है, इसी तरह से 7, 8, 9 ये है हमारा। मैं आपको अब डायरेक्ट मैप वाले क्वेश्चन पर लेकर चलता हूं। देखो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 14, यही है मैप वाला क्वेश्चन। यहां पर इंग्लिश मीडियम में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ये रहा हमारा। सेक्शन एफ में आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, यानी कि सेक्शन एफ में मैप वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एंड मैप आपका 5 मार्क्स में आएगा, 5 नंबर का मैप आपका आएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर बोला है कि ऑन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेबल एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस विद प्रॉपर सिंबल्स एंड राइट देयर नेम्स। तो यहां पर टोटल देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहां पर आपको दिए गए हैं। इनमें से ना कोई 5 को ही आपको लोकेट करना है मैप में। ठीक है, मैप आपको दिखा देता हूं। देखो ये आपको दे रखा है मैप। तो सबसे पहले हम लोकेट करेंगे दिल्ली को, दिल्ली को। अब दिल्ली कहाँ है? देखो यहां पर ये जो आपको छोटा सा दिख रहा है ना, यही हमारी दिल्ली है। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से पॉइंट बनाएंगे एंड इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस तरह से एरो बना के सबसे पहले यहां पर ए लिख देंगे, क्योंकि ये हमारा जो है यहाँ पर देखो दिल्ली ए पर है, ए पॉइंट पर, तो इसीलिए हम यहाँ पर ए बना के फिर इसके बाद हम लिख देंगे दिल्ली। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्या है? झांसी। तो अब देखो झांसी हमारा कहाँ होगा। यहाँ पर ये जो पूरा आप देख रहे हो ये हमारा यूपी है, यानी कि उत्तर प्रदेश। तो इसमें यहाँ पर नीचे भी आ रहा है, तो ये जो आपको दिख रहा है ना, लगेगा आपको कि ये एमपी में है। ये पूरा जो है ना ये एमपी है, तो आपको लगेगा कि झांसी भी एमपी में है, लेकिन ये यूपी में ही है। यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये हमारा है झांसी। ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे हम कि इस तरह से एरो बना के या फिर पॉइंट के पास ही लिख सकते हैं। और ये हमारा बी था, तो यहाँ पर बी लिखेंगे एंड आगे लिख देंगे हम झांसी। ठीक है, इसके बाद सी है हमारा लखनऊ। सबसे पहले हम झांसी लिख देते हैं यहाँ पर, एंड सी में हमारा क्या था? लखनऊ। तो लखनऊ कहाँ आएगा? लखनऊ हमारा क्या है? उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, यूपी की। तो लखनऊ हमारा इस यूपी में ऑलमोस्ट बीच में है, यानी कि यहां पर कर देंगे। ठीक है, इसका भी एरो बना के इस तरह से यहां पर हम सी लिख देंगे एंड ये हो जाएगा हमारा लखनऊ। ठीक है, तो झांसी एंड लखनऊ ये हमने दिखा दिया। इसके बाद है हमारा बरेली।
देखो डी पॉइंट में क्या है, बरेली है, तो बरेली कहां पर आएगा, बरेली जो है वो हमारा ऑलमोस्ट यहां पर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा बरेली। क्या करेंगे हम, इस तरह से एरो बनाएंगे एंड ये हमारा डी पे था तो इस तरह से डी लिखेंगे और बरेली लिख देंगे, तो ये हमारा हो गया बरेली, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा बरेली के बाद बनारस। तो बनारस देखो कहां पर आएगा, बनारस जो है ना वो बिहार से सटा हुआ है, बिहार के पास है, ऑलमोस्ट हम यहां पर कह सकते हैं, यहां पर हमारा बनारस हो जाएगा। तो इस तरह से ये ई पॉइंट पे था तो यहां पर हम कर देंगे बनारस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा लास्ट, हालांकि कोई 5 ही करने थे, मैं आपको टोटल 6 के 6 आपको बता दे रहा हूं, इसमें से भी क्या पता आपके एग्जाम में आ जाए कोई ना कोई, तो इसीलिए ध्यान से करना। नेक्स्ट है हमारा लास्ट वाला अलीगढ़। तो अलीगढ़ देखो हमारा कहां पर होगा, अलीगढ़ जो है ना वो हमारा यहां पर आ जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। तो यहां पर हम इस तरह से पॉइंट करेंगे और ये हमारा हो जाएगा अलीगढ़। तो ये एफ पॉइंट था तो एफ लिखेंगे सबसे पहले एंड ये हो जाएगा अलीगढ़, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा हमारा जो मैप वाला क्वेश्चन था, जितने यहाँ पर दे रखे थे हमें, वो सब हमने लोकेट कर दिया, ठीक है। तो इसी के साथ जो मैंने आपको बोला था इस सैंपल पेपर का कराने को, वो मैंने करा दिया, एमसीक्यू करा दिया एंड मैप वर्क भी आपका करा दिया, ठीक है। वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिले। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते ही सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।